आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त आज़मगढ़ में हम लोग श्रेया तिवारी मामले को कवर करते हुए उनके वकील के पास आ गए हैं। इनका नाम स्वामीनाथ यादव है, जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। इस केस में क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, शुरू से क्या मामला था, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वकील साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से श्रेया तिवारी ने तीसरी मंजिल से कूद करके अपनी जान दी, तो आपको लीगल पेज को सरफेस करते हुए, पलटते हुए क्या लगा कि इसमें कौन दोषी होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है? स्कूल प्रशासन जी दोषी इसलिए लग रहा है जी कि वहाँ के प्रिंसिपल का खुद का कहना है जी कि उन्होंने श्रेया से डांट फटकार कर कड़ाई से व्यवहार करते हुए पूछा था कि ये मोबाइल किसका है, और 2 बार ये पूछताछ 28 से लेकर 31 तारीख तक चलती रही। तो इससे साफ है कि उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी लगातार। और प्रिंसिपल का कहना ये भी है कि उसे चैम्बर में पूछताछ के बाद चाहे जैसी भी कड़ाई की गई हो, सजा के तौर पर उसे बाहर का कुछ देर के लिए खड़ा कर दिया गया। जी और ये भी कहा उन्होंने कि अन्य जो छात्राएं थीं उनकी निगाह में उसने अपना अपमान महसूस किया, जी जिससे वो उसी समय जा कर के आत्महत्या कर ली, कूद करके। जी तो यहाँ अगर इनके आचरण से जी आत्मग्लानि या अपमान जी बच्चियों की नज़र में एक बच्ची ने महसूस कर लिया, जी तो ये बात इस बात से जी उत्पीड़न जी निकलता है। जी वो महसूस की, ये उस उत्पीड़न प्रिंसिपल द्वारा ही माना जाएगा, जी हर हालत में माना जाएगा। जी और इसलिए इस दशा में जी प्रिंसिपल अपने ही बयानों के अनुसार 306 और 201 के लिए जिम्मेदार हैं, जी क्योंकि जहाँ गिरी थी जी वहाँ के खून को इन लोगों ने पानी से धो डाला। जी चैम्बर में जो लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा, उसे भी लोगों ने पुलिस के आने के पहले ही और पेरेंट्स को सूचना देने के पहले ही सब समाप्त कर दिया था। और इसलिए 201 भी इनके खिलाफ बनता है। अच्छा, चूँकि लड़की की उम्र 15 साल 10 महीने है, जी इसलिए ये मामला 305 आईपीसी का बनता है, जिसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक दिया गया है। अच्छा, स्कूल प्रशासन वाले ये बात कह रहे हैं कि श्रेया के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी ये हमें क्या मालूम। ये प्रिंसिपल खुद कह रही हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे, कह रही कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में हमें क्या मालूम। जब वो तीसरी मंजिल की तरफ सीढ़ी के ज़रिए वो पहुंची वहाँ पे, हालांकि 2-3 टीचरों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जाके कर ली। तो इसमें कम्प्लीटली हम कहाँ से रिस्पॉन्सिबल आती है कि अगर चैम्बर के अंदर कुछ ऐसा आचरण हुआ जिससे प्रिंसिपल साहब खुद महसूस कर रहे हैं कि जब उसे सजा के रूप में बाहर खड़ा कर दिया गया, तो वह अन्य छात्राओं की निगाह में अपने को अपमानित महसूस की, उसको आत्मग्लानि हुई, इसलिए गई। तो इसका आभास खुद आप कर रही हैं, और ये आभास आपको आपके ही आचरण से हो रहा है। जी दोनों का आचरण ने मिला कर देख लीजिए। तो ये जो महसूसी खुद कर रही हैं कि उसको आत्मग्लानि हुई होगी। अगर आपने ऐसा ही कुछ कृत्य किया है कि जिससे आत्मग्लानि का एहसास होगा ही होगा, तो आपको खुद अपने ही बारे में सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आत्मग्लानि हो। अब तो स्कूल के नियम हैं कि ऐसे बच्चों को गले लगा के समझाइए, उनकी गलतियां बताइए कि ये गलत बेटा छोड़ो। पेरेंट्स को बुला करके इस तरह समझाया जाता है। ऐसा आचरण आप मत करिए कि आप ही अपने ही आचरण से ये सोचने लगें कि बच्ची को आत्मग्लानि हुई होगी, बच्ची को अपमान महसूस हुआ होगा। ये बात खुद आप अपने से पूछिए।
अच्छा, ये स्कूल प्रशासन वाले ये भी बात कह रहे हैं कि अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, थोड़ा सा उनको फियर उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, थोड़ा सा पनिश दे रहे हैं उनको, तो क्या हम ये भी ना करें? हमारा ये ओवरऑल मकसद है, कंक्लूज़न है कि हम बच्चों की ज़िंदगी को सुधार रहे हैं ताकि उनको वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, हमारा डेवलप करें, हमारा ये मकसद है। तो इस तरीके से हम किसी को पनिशमेंट नहीं देंगे। मैंने 28 से लेकर के 31 तक जी मामूली से मामले को लेकर के मोबाइल मिल गई। जी लगातार उसके मानसिक स्थिति को आप बना रही थी या प्रताड़ित या पूछताछ के दौरान ज़्यादातर उसको मानसिक यातना दे रही थी, और आप खुद महसूस कर रही हैं कि वो आत्मग्लानि महसूस कर रही है। जी तो आत्मग्लानि जैसा कार्य जरूर आपने किया है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि आत्मग्लानि हुई होगी। और ये भी होगा कि यदि वो इंसल्ट महसूस कर रही है, आत्मग्लानि महसूस कर रही है, अपमान महसूस कर रही है, तो ये सीधे सीधे इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपका आचरण ही इन चीज़ों को अंकुरित करने के लिए पर्याप्त है। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से इस केस का पूरा मामला है शुरू से, क्या आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन जो है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, क्या वो इस केस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल प्रभावित कर रहा है। देखिए, 31 तारीख को FIR हुई 302/201 में। विवेचना आगे बढ़ी, जितने 201 की एविडेंस थी सब कलेक्ट हो गई। उसके पहले कुछ CCTV कैमरे इन लोगों ने हटा दिए थे, लेकिन जो मिला उस समय तक साक्ष्य के रूप में कलेक्ट हुआ। बाद में 3/8 को दोनों अभियुक्त पकड़े गए और मामला 306/201 में कन्वर्ट करके ये CGM के सामने पेश किए गए। उस दिन CGM साहब ने रिमांड दे दिया, ये लोग जेल चले गए, दोनों अभियुक्तगण। तब तक ये विवेचना आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के अंदर थी और चलती रही। अचानक लेकिन इतना टाइम हो गया था वकील साहब, तो वो विवेचना क्यों नहीं फाइनलाइज हुई? काफ़ी 3-4-5 दिन हो गया था। ये विवेचना तो बहुत दिनों तक चलती रहती है। 3-4 दिन ही नहीं चलती। लेकिन हमारे CO सिटी तो 24 घंटे में सारे एविडेंस कलेक्ट करके फाइनलाइज कर दिए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें विवेचना के दौरान जो आजमगढ़ में हो रही थी, यहाँ के पुलिस प्रशासन के जरिए सब कुछ आ रहा था। और इसके बाद 3 के बाद 8 तक, 7 तक कहें, 7-8 तक चलती रही। क्या वजह थी? एकदम गुप्त रूप से IG के द्वारा अचानक बिना किसी कारण के, जिसकी सूचना न आजमगढ़ की पुलिस प्रशासन को मिली न और किसी को मिली, ये तफ्तीश उठाकर SP मऊ को दे दी गई 8 तारीख को, 8/8 को। CO सिटी नहीं, और SP मऊ ने उसी दिन CO सिटी को दे दिया, मऊ को, CO सिटी मऊ को दे दिया, धनंजय मिश्र को। उन्होंने 8 को ही पूरा पूछे पीछे की विवेचना को नीचे दबाते हुए एक नई विवेचना का जन्म दे दिया, नई कहानी का जन्म दे दिया। और एक ही दिन में सब कुछ लिख पढ़ के 24 घंटे के अंदर 9 तारीख को, 9/8 को CGM के यहाँ 169 की रिपोर्ट दे दी। और CGM साहब ने 9 तारीख को सायंकाल काफ़ी विलम्ब तक आदेश पारित किया, रिलीज ऑर्डर गया। देर होने से, समय से दोनों नहीं छूट पाए। सुना जाता है मध्य रात्रि के बाद, रात्रि में ही दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर दूसरे दिन रिहाई में देर होती तो हो सकता है उनको भय हो कि CGM के आदेश पर कोई आपत्ति खड़ी हो जाए जिससे रिलीज रुक जाए। तो रात में ही रिलीज भी कर दी गई। अच्छा, रात में रिलीज किया गया? कहा जाता है।
मैं तो इसको आप जरा देखिएगा। जी कोट अनकोट ये कह रहा हूँ कि 7:30 आई थिंक मैंने पढ़ा है कि 7:30 बजे के बाद अगर कोई भी रिहाई आर्डर आता है तो वो अगले दिन छोड़ा जाता है। तो बीच रात को ही छोड़े, ये हाई कोर्ट का आदेश आई थिंक है, मैं इस पे कंफर्म नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस दिशा में भी जरा देख लीजिए जेल रिकॉर्ड में कै बजे निकले हैं। जी जी। अच्छा, ये जो मामला पूरा हो गया है, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ न्याय हो पाएगा? देखिए अभी तो अब चूंकि सीजीएम का एक आदेश है जी, उसको निरस्त कराने के लिए यहाँ रिवीजन होगा जी, और ये प्रेयर होगी जी, कि ये इन लोगों की अरेस्ट पुनः सुनिश्चित करें। जी, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है जी, कि दोनों अभियुक्तों की बेल जी, पहले ही सत्र न्यायालय में पड़ चुकी है, सीजीएम के यहाँ से खारिज थी। जी, जब रिमांड दिया तो ऑफेंस बन रहा था, जी, 169 आ गई तो आंख बंद कर लिया सीजीएम साहब ने और रिलीज ऑर्डर भेज दिया। उधर बेल एप्लीकेशन दोनों अभियुक्तों की डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेंडिंग है। 14 तारीख को सुनवाई में लगी हुई थी। सीजीएम साहब ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से न तो परामर्श ली और न ही वादी मुकदमा को कोई सूचना भेजी, एक तरफा उसको स्वीकार करते हुए रिलीज ऑर्डर भेज दिया। यह भी बहुत आश्चर्य का विषय है। और यदि इतना जल्दी इसलिए किया गया कि यदि 14 तारीख को हियरिंग हो गई होती तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें अदालत के हाथ में आ जाती और फाइंडिंग आ जाती। तब फिर वही सीओ 169 की रिपोर्ट नहीं लगा पाता और न ये लोग रिलीज हो पाते जल्दी। इसलिए 14 के पहले ही अति त्वरित गति से हर चीज़ें करके अब उसको निपटा दिया, बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो आप ये बिलीव करते हैं कि इतने कम समय में 14 तारीख को मामला हियरिंग होने वाली थी और उसके पहले ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके मैनेज करके बिल्कुल साजिश करके ये क्रियाकलाप हुआ है और गुप्त रखा गया। गुप्त रखा गया। इसमें न्याय की हत्या इस ढंग से हुई है, इसमें लगभग सभी लोग जिम्मेदार हैं। जो लोग इसमें अभियुक्तों को सहायता दिए हैं उनके छूटने में, इस त्वरित क्रियाकलाप में जिन जिन लोगों की भागिता है वो लोग अपराधी हैं। इन लोगों ने अपराध निश्चित रूप से 217 आईपीसी का किया है, 219 तक। तो आप अब 47 ईयर से बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, उसके प्लस माइनस अप्स एंड डाउन सारी चीज़ें आपने देखी होंगी उसकी। तो इसमें आपको लगता है कि आप जाएंगे, अब मैंने पढ़ा पेपर में, हमारी जो अलग ही रिपोर्ट में पढ़ा, आप जाएंगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे, तो आपको लगता है वहाँ से जस्टिस मिल पाएगा जिसके लिए लोग इतने हृदय विदारक घटना पे लोग सड़क पे आ गए हैं, नौजवानों के अंदर एक उबाल सा पैदा हो गया है? देखिए इसमें दो बातें आई। विपक्ष बहुत मजबूत है जी, राजनीति में उनकी बड़ी गहरी पैठ है जी, और पैसे में भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं जी, बहुत स्कूल उनके पास है, चलता है जी, स्रोत उनके आय का बहुत ज़्यादा है। जी, तो ऐसे लोगों से लड़ पाना एक गरीब के लिए कठिन तो है ही। जी, और चूंकि ये ऐसी दर्दनाक घटना है कि इसमें सभी लोग सहयोग करने को तैयार रहेंगे। जी, और यहाँ तो हम लोग मान लीजिए संभाल लेंगे। जी, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से भी हम प्रार्थना करेंगे जी, कि वो इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए वहाँ रिट में हमारा सहयोग करें, जी, ताकि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं न्याय का गला घोंटने में, उन्हें सबक मिले। अब माननीय उच्च न्यायालय में क्या स्थिति बनेगी भगवान जाने, लेकिन अगर लड़ने वाला खड़ा रहेगा तो किसी न किसी स्तर पर उसे न्याय मिलेगा। जैसे राहुल गांधी को हमारी समझ से गुजरात हाई कोर्ट तक सबल थे, तक नहीं मिला, मगर एक जगह जाने के बाद उस पड़ाव पर न्याय तो मिला। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, मिला तो। अच्छा, मैं एक टिप्पणी ये जानना चाहूँगा, आप सीनियर वकील हैं, कि
आपने सबल और निर्बल निर्धन की बात की, तो क्या आप ये जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है इसमें सबल लोगों को ही, जो प्रॉस्पेरस है, जो एरिस्टोक्रेट है, उन्हीं को न्याय मिलता है, या वही न्याय की उम्मीद कर सकते हैं जो डेस्टिट्यूट हैं, पेनीलेस हैं, उनको न्याय नहीं मिल सकता? या ऐसा हम इसलिए नहीं सोच पाएंगे जी कि एक ज़माना था तपा हुआ जी जब श्री जगमोहन लाल सिन्हा साहब बैठे थे। जी वो एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो पूरा हिला दिया हिंदुस्तान को। इंदिरा गांधी को जी इलेक्शन से डिबार किया उन्होंने, जी किसी की हिम्मत नहीं थी। जी तो जुडिशियरी में भी आज भी जी कहीं न कहीं हिम्मत वाले मिलते हैं जी जहाँ से न्याय मिलता है। जी इसलिए न्याय की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, जी लड़ने वालों को लड़ना चाहिए। जी और वादी अगर इसमें खड़ा रह गया जी और हम लोगों के साथ रह गया जी तो न्याय कहीं न कहीं से अवश्य मिलेगा। बड़ी संस्थाएं हैं, जी गरीब हैं, नहीं पैसा है, नहीं सही, जी कोई भी संस्था इसे ले लेगी और अपनी तरफ से लड़ेगी, जी है ना। जी तो इसलिए इनको हिम्मत बांधनी चाहिए। हिम्मत बढ़ा तो रहे हैं कि तुम खड़े रहो, हम लोग रहेंगे। जी। अच्छा, एक टिप्पणी और जानना चाहेंगे। आज के जो ध्रुवीकरण के युग में, पोलराइज्ड दौर में, आप क्या बिलीव करते हैं कि जुडिशरी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली काम कर रही है? चाहे तो बड़े लेवल से लेकर के छोटे लेवल की बात कर लें, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट। अब तो सारे उदाहरण मिल चुके हैं जी ठीक, इस पर विचार विमर्श की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी आज जितनी अंगुलियां न्यायपालिका पर उठाई जा रही हैं जी और जिस तरह से न्यायपालिका को सबल लोग, चाहे राजनीति में हो चाहे धन में हो, जी प्रभावित कर रहे हैं, वो छिपा नहीं है। जी लेकिन प्रभावित होने वाला जी अगर प्रभावित होगा जी तो अन्याय होगा। जी प्रभावित होने जिस पर प्रभाव डालते हैं, जी अगर वो जगमोहन लाल सिन्हा जैसा मिल जाए, जी हमारी सीजीआई जैसा मिल जाए, चंद्रचूड़, श्री चंद्रचूड़ जैसा मिल जाए, तो बड़ी बड़ी ताकतें घुटना टेक देंगी। जी और इसी न्यायपालिका में जी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। जी आखिर इसी युग में ना ये मिले हैं। जी। तब रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सीजीआई चंद्रचूड़ जी को ट्रांसफ़र करने की बात आ रही है। अब सबल लोग जब अपने लक्ष्य में फेल होते हैं जी तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जी मगर एक ईमानदार आदमी जी बहुत मजबूत होता है कलेजे का। जी वो हिलने वाले नहीं होते हैं। जी। हिलता वो है जो अंदर से कमज़ोर होता है। एक टिप्पणी लास्ट में चाहूँगा, ये लास्ट सवाल है मेरा। अच्छा, ये जो अन्याय हो रहे हैं समाज में लोगों के साथ, जो न्याय नहीं मिल पा रहा, उसकी स्पिरिट, उनको अनुभूति नहीं हो पा रही है, तो इससे क्या एक फेयर सोसाइटी का जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा? अभी आपने अंकुरण शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, देखें, ऐसा है कि जब अन्याय बढ़ता जाएगा, जी बढ़ता जाएगा और पीड़ित खुद अपनी पीड़ा समझ करके उसको दूर करने के लिए खड़ा होगा, जी उसके निदान के लिए जब पीड़ित खुद खड़ा होगा, जी तब ये समाज बदलेगा। जी समाज के लोगों की पीड़ा को लेकर अगर दूसरे खड़ा होते हैं राजनीतिज्ञ, जी तो ये समाज नहीं बदलता। जी जब तक कि खुद पीड़ित एक होकर न खड़ा हो, तब तक समाज नहीं बदलता। जी। पीड़ित तो शक्तियों से, एक्सटर्नल शक्तियों से प्रभावित हो जाता है। पीड़ितों के पीड़ा को लेकर ये राजनीतिज्ञ लोग चलते हैं। जी इनकी पीड़ा इनके लिए सीढ़ी होती है। जी पीड़ा जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है, वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नेता बहुत दूर पहुँच जाता है, लेकिन पीड़ा वहीं रह जाती है, पीड़ित वहीं रहता है। और जब पीड़ित इकट्ठा होकर खड़ा होता है और अपनी पीड़ा का निदान ढूंढता है, तो क्रांति खड़ी होती है, तब समाज पूरा का पूरा बदल जाता है। बड़ा भले खून खराबा हो, क्योंकि बड़े लोग जो आज राज कर रहे हैं हमारी अज्ञानता पर, जी हमारी अज्ञानता पर ही तो राज करते हैं, जी पॉलिटिशियन बहुत आराम से। जी तो अगर ये न रहे, अगर जी और वो अगर ये जान लेंगे कि हमारे हित को ये लोग प्रभावित कर बैठेंगे, तो गोलियों का सहारा वो लेंगे। तो वो लेंगे तो आपको भी उठना पड़ेगा, तब वही क्रांति होती है।
ये थे हमारे साथ स्वामीनाथ यादव जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ सेशन कोर्ट में आजमगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। 46 ईयर से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे केसेस में इन्होंने जस्टिस आई थिंक डिलीवर किया है। श्रेया का केस बहुत उत्तेजना के साथ और फियरलेसली लड़ रहे हैं, निर्भीक होकर के लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस मामले को लेके जाएंगे हाई कोर्ट में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जिया न्यूज़। शुक्रिया।